नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू फैंगल कंपैरिजन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जैसा कि बेटा आप सभी को पता है कि मैं आपको जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं मैथ के, उन सभी की प्रैक्टिस करा रही हूँ। मैं हर बार आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आती हूँ जिसमें जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सभी आए हुए हैं और हम उनका डिटेल सोल्यूशन को समझते हैं। इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा सो दैट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। आशा करती हूँ इन सभी प्रैक्टिस सेट्स को करने के बाद आपका जो आने वाला एग्जाम है वो 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है स्टूडेंट्स सीटेट का जनवरी 2024 का। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। 3 numbers are in ratio 2:3:4। हमारे को 3 नंबर दिए गए हैं जो किस में है, रेशियो में है, 2:3:4 में। और हमें कहा गया है सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 33957। ये कहते हैं यदि हम इन तीनों नंबर का क्यूब करके उनको सम कर दें, यानी कि यदि मैं 2 का क्यूब कर दूं प्लस 3 का क्यूब कर दूं प्लस 4 का क्यूब कर दूं और इन तीनों नंबर को हम सम कर दें यानी कि ऐड कर दें तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, 33957। ठीक है, ये आएगा। इन्होंने पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ 3 नंबर्स। इन तीनों नंबर का सम कितना होगा। तो बेटा पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए यहाँ पे, जब कभी भी हम कोई भी नंबर रेशियो में लिखते हैं, ठीक है, जब हम कोई भी नंबर रेशियो में लिखते हैं तो उसको एक्चुअली में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2x 3x 4x। ये नंबर हमारा रेशियो में कब लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपके पास कोई चीज है वो 8/10 के रेशियो उसमें है, प्रोपोर्शनेट में है। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी 2 4 8 2 5 10, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 4:5। इसका मतलब क्या है, ये आपकी सिंप्लीफाइड वैल्यू होती है। ठीक है, और अगर मैं इसको कैसे लिखूं, 4x और 5x। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं x की वैल्यू को, यदि मैं 2 लिख देती हूँ तो हमारे को वापस ये प्रोपोर्शनेट मिल जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, जब कभी भी कोई नंबर आपको रेशियो में दिए हुए होते हैं तो हम उसे कैसे लिखते हैं, 2x 3x 4x। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है, इन तीनों नंबर का क्यूब का एडिशन हमारा किसके बराबर है, इस नंबर के बराबर है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 8x³ प्लस 27x³ प्लस 64x³। ठीक है, और इन सभी को ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 99x³। और हमें क्या दे रखा है, ये जो वैल्यू है वो हमारा किसके इक्वल है, 99x³ हमारे किसके बराबर है, 33957 के बराबर है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इट इम्प्लाइज x³ इज इक्वल टू 33957 डिवाइडेड बाय 99, रिजल्ट्स मिलेगा 343। और जब हम x³ लगाएंगे, x की वैल्यू 343 क्यूब रूट। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 7। अब हम क्या करेंगे, इस 7 को हम यहाँ पे रखेंगे जो हमने 2x 3x और 4x लिखा था। तो यहाँ पे 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 into 7 is 14। 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 into 7 is 21। 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 into 7 is 28। अब हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, सम ऑफ 3 नंबर्स, यानी कि हमारे पास ये जो तीनों नंबर है इनका सम। तो बेटा जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे 14 + 21 + 28, तो तीनों का सम हमें क्या मिलेगा, 63। क्या मिलेगा, 63। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या कहा गया है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हमारे को कि 3 consecutive integers are such that कि 3 consecutive integers हैं वो इस प्रकार हैं, एक सेकेंड, 3 consecutive integers इस प्रकार हैं कि जब हम उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं यानी बढ़ते हुए क्रम में लेते हैं और उनको हम 3, 5, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलती है 99। तो हमें पूछा गया है कि जो ओरिजिनल फर्स्ट और थर्ड इंटीजर है उनका सम क्या होगा। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको पहले समझिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर। 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ लगातार इंटीजर्स, जैसे 1 2 3 2 3 4 4 5 6 यानी कि जो लगातार इंटीजर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। तो यदि मैं पहला कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर x मान लूं तो दूसरा क्या होगा x+1 और तीसरा क्या होगा x+2। ठीक है, ये हमारे 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। अब हमें बोला गया है कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं किससे रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहला इंटीजर इससे, दूसरा इंटीजर इससे और तीसरा इंटीजर इससे। तो इसका मतलब मैं कुछ ऐसे लिख सकती हूँ इसे 3 इंटू एक्स, ठीक है, और उन्होंने क्या करना है ऐड करना है तो प्लस 5 इंटू x+1 प्लस 2 इंटू x+2। तो इनका जो सम है वो किसके बराबर आता है 99 के बराबर में। तो चलिए अब हमें क्या करना है सिंपली इसे सिंप्लीफाई करना है। 3x जब हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो पहले 5 की मल्टीप्लाई x से तो क्या मिलेगा 5x प्लस फिर 5 की मल्टीप्लाई 1 से 5, 2 की मल्टीप्लाई x से 2x प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4। ठीक है, तो हमारा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 99। तो इसमें बेटा हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। 9 को हम यहाँ लेके जाएंगे वैल्यू हो जाएगी 90, डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द सम ऑफ ओरिजिनल फर्स्ट एंड थर्ड इंटीजर। फर्स्ट और थर्ड इंटीजर का सम पूछा है तो x की वैल्यू 9 है तो पहला इंटीजर क्या होगा x is 9, x+1 is 9 plus 1 is equal to 10। थर्ड इंटीजर क्या होगा x+2 that is 9 plus 2 is equal to 11। तो आपके पास तीन इंटीजर कौन से आ गए 9, 10 एंड 11। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है क्वेश्चन में कहा गया है कि फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट इंटीजर क्या है 9 और थर्ड इंटीजर क्या है 11। ठीक है, थर्ड इंटीजर इनका सम करना है यानी कि 9 प्लस 11 हमारा आंसर क्या आएगा 20। तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है द एरिया ऑफ ए कर्व्ड सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4400 centimeter square and the circumference of its base is this। हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। पहले तो देखिए कि आपका जो सिलेंडर होता है उसकी शेप क्या होती है। तो बेटा जो आपका सिलेंडर होता है उसकी क्या शेप होती है ये शेप होती है। ठीक है, आपके जो एग्जाम है उसमें से याद रखिएगा बेटा एक तो आपका सिलेंडर पे, ठीक है, एक आपका क्यूब पे, एक आपका क्यूबॉइड पे, इन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है क्वेश्चन में कहा गया है कि कर्व सरफेस एरिया यानी कि ये वाला जो एरिया होता है, जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हम ये टॉप और ये जो बॉटम इनको हम हटा देते हैं। दिस इज योर कर्व सरफेस एरिया राइट। तो ये क्या कहते हैं जो एरिया है कर्व सरफेस एरिया राइट सर्कुलर सिलेंडर का वो कितना है इतना है। द सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस, ये क्या है बेस,
इस बेस का, देखिए बेस कैसा दिखता होगा, ऐसा दिखता होगा। इसका जो सर्कमफेरेंस है वो कितना है, 110 है। हमें वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा कि हमारे को, देखिए कर्व्ड सरफेस, सबसे यहाँ पे फॉर्मूला लिखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है, 2πr/h। कितना होता है, 2πr/h। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, आपका कर्व्ड सरफेस एरिया देखा है 4400। 2 पाई की वैल्यू सभी को पता है कितनी होती है, 22/7, और क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, अब हमें क्या है यहाँ पे, रेडियस नहीं पता। क्या नहीं पता, रेडियस नहीं पता, और ना हमें पता है हाइट। अब हमें ये दोनों चीजें नहीं पता, करेक्ट। तो लेकिन हमें एक चीज पता है कि सर्कमफेरेंस जो है बेस का, ठीक है, और हमें पता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का कितना सर्कमफेरेंस होता है, 2πr। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूं 110, 2 इंटू 22/7 इंटू r, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 11 1 0, 11 2 2 5, तो आपकी यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35/2। अब मेरे पास आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो क्या मैं इस आर की वैल्यू को ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर पुट कर सकती हूँ? यदि कर सकती हूँ तो फिर हमें हाइट भी मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो रख दीजिए बेटा, 4400 इंटू 2 इंटू 22/7। आर की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 35/2। हाइट हमें निकालनी है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो हाइट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 40 सेंटीमीटर। अब हमें ये आर और हाइट क्यों निकालनी पड़ी, ये हमें इसलिए निकालनी पड़ी क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या क्या पूछा गया था, वॉल्यूम। क्या पूछा गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का बेटा फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है, πr²h। और हमें डायरेक्टली ना तो क्वेश्चन में आर दे रखा था और ना ही हमें एच दे रखा था। इस वजह से हमने आर की वैल्यू भी निकाली और एच की निकाली। तो यदि मेरे पास आर और एच की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू, एच की वैल्यू, तो अगर मैं इन दोनों को रख दूं यहाँ पे, तो क्या मेरे पास आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7, आर की कितनी होती है, 35/2 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है, 40। तो 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2 इंटू 40। अब ये हमारा पूरा का पूरा डाटा किस में है, हमारा सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगी, आपको पता होना चाहिए बेटा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। अब ये किस में डाटा, हमारा क्यूब में। तो हम क्या करेंगे, 3 बार 100 से डिवाइड कर देंगे। तो आपको बेटा इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, कैलकुलेट करके 0.0385 मीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बेसिकली आपको सबसे पहले तो जिस चीज के बारे में बात की गई है उस चीज के बारे में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर आप देखिए उस फॉर्मूले के अंदर आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हमें वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। अब हमारे को पाई की वैल्यू पता है, हमें आर की और एच की वैल्यू चाहिए। अब क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें आर और एच की वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन हमें और डाटा दिया हुआ है। तो हमने क्या करा, उस और डाटा की मदद से आर की और एच की वैल्यू निकाली और इक्वेशन में पुट करके हमने अपना आंसर निकाल लिया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर एंगल पी कितना है, 55 डिग्री है। क्यू आर हमारा 18 सेंटीमीटर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंगल पी क्यू आर कैन बी ऑब्ट्यूज स्केल एंड ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए आपको समझना क्या है यहाँ पे। सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बना देती हूँ। कौन सा ट्राइंगल,
पी क्यू आर। क्वेश्चन में कहा गया है एंगल कितना है 55 डिग्री और क्यू आर कितना है 18 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया। अब इन्होंने पूछा है किस केस में हमारा जो ट्राइंगल पी क्यू आर है वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज स्केलन ट्राइंगल। क्या होगा, ऑब्ट्यूज स्केलन ट्राइंगल। अब इसके लिए बेटा आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो ऑब्ट्यूज है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कौन से एंगल होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बेटा वो एंगल होते हैं जिसमें जो एंगल हमारा 90 से बड़ा होता है वो कैसा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ये ट्राइंगल यानी कि यदि इस पूरे ट्राइंगल के अंदर हमारा एक भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, स्केलन। क्या दिया हुआ है, स्केलन ट्राइंगल। अब बेटा स्केलन ट्राइंगल क्या होता है, स्केलन ट्राइंगल्स वो होते हैं जिसकी सारी साइड्स कितनी कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं। सारी साइड्स कितनी कैसी होती हैं, डिफरेंट। तो यदि हमारा ट्राइंगल इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो क्या बन जाता है, ऑब्ट्यूज स्केलन ट्राइंगल। अब ऑप्शन में जाते हैं तो बेटा देखिए आप देख रहे हैं क्यू आर की वैल्यू कितनी है 18। अब हम इन्होंने दे रखा है जो अदर साइड है इन दोनों ऑप्शन के अंदर पी आर 18 पी क्यू 18। तो अभी हमने कहा स्केलन ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स अलग होती हैं। तो यदि हम इन दोनों ऑप्शंस को रखते हैं तो हमारी दो साइड इक्वल हो जाएंगी, तो वो हमारा स्केलन ट्राइंगल तो बनेगा नहीं। तो हम इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमारे पास दो चीजें बची हैं, पी क्यू की वैल्यू 18 से बड़ी, पी आर की वैल्यू 18 से बड़ी। तो ये तो दोनों देखने में ठीक सी लग रही हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, एंगल की। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में ये कहते हैं एंगल आर क्या है 65 डिग्री है। एंगल आर क्या है 65। तो बेटा यदि मैं एंगल आर को 65 डिग्री रखती हूँ तो हमारा एंगल क्यू क्या होगा बताइए, 180 माइनस 55 प्लस 65। आप सभी को पता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है, 180 होता है, राइट। तो यदि मैं एंगल आर को 65 डिग्री रखती हूँ तो एंगल क्यू क्या होता है हमारा 60 डिग्री बैठता है। तो यानी कि आपका पी 55, एंगल क्यू 60 और एंगल आर कैसा हो गया 65। तो क्या बेटा इसमें से हमारा कोई भी एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है क्या, कोई भी एंगल हमारा एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 भी कट जाएगा। अब एक बार हम ऑप्शन नंबर 4 भी देखते हैं। यदि मैं एंगल आर की वैल्यू 15 डिग्री रखती हूँ तो एंगल क्यू क्या बैठता है, 180 माइनस 55 प्लस एंगल 15, सॉरी माइनस 15, तो आपका बेटा आएगा 110। यस, इस केस के अंदर क्या होता है, यदि मैं आर की वैल्यू 15 रखती हूँ, ठीक है, तो हमारी क्यू की वैल्यू क्या आ रही है 110 आ रही है, जो कि क्या है हमारा 90 डिग्री से बड़ा है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल है। इस केस के अंदर हमारी जो सारी प्रॉपर्टीज हैं वो फुलफिल हो रही है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा अब ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, किस चीज का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट के साथ साथ कंसंट्रेशन की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यदि आप कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल गलत कर देंगे और आपका एक छोटी सी भी गलती आपके पूरे क्वेश्चन को हिला देगी। ठीक है, अब देखिए पहले मैं आपको समझाती हूँ। एक चीज हमेशा याद रखिएगा बेटा, मान लीजिए मैंने लिखा 1/2 और मैंने लिखा -1 या कोई भी पावर हो सकती है। जब कभी भी हमसे कहा जाए पावर किस में है, यहाँ पे माइनस में है, और हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इस पावर को पॉजिटिव बनाना होता है। क्या बनाना होता है, इस पावर को पॉजिटिव बनाना होता है। तो इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर का नंबर होता है इसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। अगर मेरे पास नंबर 1/2 है तो मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगी तो क्या हो जाएगा 2/1 और पावर हमारी क्या हो जाएगी पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास नंबर होता 2/3 -2,
ठीक है। तो पहले क्या करना होता है, हमें इस नंबर को पॉजिटिव बनाना होता है, पावर को पॉजिटिव बनाना होता है। इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर का नंबर होता है उसे रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 और पावर हमारी क्या हो जाती है, पॉजिटिव। यहाँ तक समझ में आया। अब क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू -1/3 डिवाइडेड बाई 2/3 - 4, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले बेटा देखिए, सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए और y प्लस एक्स की वैल्यू चाहिए। बेसिकली x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, और x प्लस वाई की वैल्यू कब मिलेगी हमें, जब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अभी मैंने क्या बताया, जब कभी भी हमारे को पावर माइनस में दी हुई होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसे पावर को प्लस में चेंज करते हैं, यानी कि उस पावर को हम क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। तो उस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं। क्या करते हैं, नंबर का रेसिप्रोकल। तो क्या मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकती हूँ, -1/3 को -3/1 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3/2 की पावर 4। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने अंदर के नंबर्स को रेसिप्रोकल कर दिया सो दैट इनके जो बाहर के जो पावर्स हैं वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, प्लस में हो जाए। यहाँ तक ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है बेटा, आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पे यदि मेरे पास मान लीजिए b डिवाइडेड बाय c, a डिवाइडेड बाय b, कुछ इस तरीके से है। तो यदि जब हमें इस डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करना है, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, जो डिवाइड के बाद वाला नंबर है उसका हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। यानी कि ये क्या हो जाएगा, a बाय b का b बाय a हो जाएगा और साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे याद रखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसको आपस में सॉल्व कर लीजिए पहले, जैसे -3 की वैल्यू निकाल लीजिए, इसकी निकाल लीजिए, फिर रेसिप्रोकल कर देना। और वरना फिर आपके पास तरीका क्या है, -3 इंटू -3। अब आप क्या करेंगे, फिर से रेसिप्रोकल करेंगे, लेकिन अब की बार पावर के लिए नहीं कर रहे रेसिप्रोकल, अभी आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए कर रहे हैं। तो क्या आएगा, 2/2/2/2 3/3/3, क्योंकि 4 टाइम्स थी 4 पावर थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे, तो हमारे पास जो x प्लस वाई है उसकी क्या वैल्यू आएगी, -16/3। अब हमें x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई, तो क्या हम इससे y प्लस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो y प्लस एक्स की y की वैल्यू क्या होगी, -3/16। अब बेटा हमारे पास दोनों वैल्यू है, हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू भी है और y प्लस एक्स की वैल्यू भी है। हम क्या करेंगे, अब इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, हमारे को जो इक्वेशन दी हुई है उसके अंदर रखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए रख देते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, -16/3 प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी है, -3/16। ठीक है, ये क्या है, -1। तो बेटा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, -16/3 -3/16। इन्हें सॉल्व कीजिए, -48 -1। इसको सॉल्व करने के बाद बेटा आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -265 डिवाइडेड बाय 48 -1। और अभी मैंने बताया कि जब भी हमें पावर को पॉजिटिव करना होता है तो हम क्या करते हैं, नंबर का रेसिप्रोकल। तो आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, -48/265 आपकी वैल्यू होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, आपको देखिए क्या कर रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, a की, b की
और सी की वैल्यू दे रखी है डी की। हमें पूछा गया है कि इनके जो कोफिशिएंट हैं उनका सम क्या होगा अगर वो हम इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखते हैं तो। ठीक है, हम यदि इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखते हैं तो इनके कोफिशिएंट का सम क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, लेट्स सी, ए क्या है -2x² प्लस 12x। बी क्या है, प्लस बी है 11 - 8x प्लस 3x² प्लस सी क्या है 17 - 4x²। अब क्या है माइनस डी, जब कभी भी हमारा ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस x² है तो ये क्या हो जाएगा -x² प्लस x प्लस 3। यहाँ तक बन गया। देखिए अब हमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है x² का कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट। तो मैं एक काम करती हूँ, जो हमारे x² वाली टर्म्स हैं उन्हें सर्कल कर देती हूँ। -2x² प्लस 3x² -4x² -x²। ठीक है, तो आप जब इन्हें सॉल्व करेंगे -2x² प्लस 3x² क्या हो गया x²। x² से x² कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा 4x²। क्या बचेगा 4x²। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं पर्पल। ठीक है, इन्होंने कहा है अपने एक्स किसका, एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स की टर्मोलॉजी को सर्कल करते हैं, 12 - 8x प्लस 8x। ठीक है, और भी कोई एक्स की टर्मोलॉजी नहीं है। तो देखिए इन्होंने कहा है 12x - 8x कितना हुआ 4x। 4x प्लस 1 कितना हो गया 5। क्या हो गया 5, राइट। 5x। आई होप हम सही जा रहे हैं। What is the sum of the coefficient? देखिए ये -2x² प्लस 3x² gives you प्लस x² प्लस 17। ओके बेटा यहाँ पे ना माइनस साइन है, सो यहाँ पे माइनस आएगा। अब हमें पूछा गया इनके कोफिशिएंट का सम, यानी कि -4 प्लस 5 इट विल गिव यू 1। तो आपका आंसर क्या होगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, BD is a diagonal of a parallelogram ABCD। इन्होंने एक पैरालोग्राम बनाया, ठीक है, A B C D। BD is the diagonal, BD को डायगोनल बताया गया है। एंगल CBD is 12x, CBD is 12x, ABD is 7y, ABD is 7y, angle ADB is 60 degree, CDB is 28 डिग्री। ठीक है, हमें 2x प्लस 3y पूछा है। फिर अब आपको पता होना चाहिए whenever there is a parallelogram, या दो लाइन जब पैरेलल जाती हैं और एक लाइन उसे क्या करती है इस तरीके से काटती है, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल। अगर ये एंगल A है ये B है तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, corresponding एंगल्स। तो आपको ये पता होना चाहिए जब कभी भी दो लाइन पैरेलल्स होती हैं और एक उससे ट्रांसवर्सल जाती है तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। तो यदि ये पैरेललोग्राम है तो सीधी सी बात है ये लाइन और ये लाइन कैसी है आपस में पैरेलल है, और BD डायगोनल किसका काम कर रहा है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि 7y की वैल्यू 28 डिग्री होगी और 12x की वैल्यू
60 होगी। बस आपको क्या करना है, यहाँ से वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू आएगी 4 और x की वैल्यू क्या आएगी 5। आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए 2x + 3y is equal to 2 × 5 + 3 × 4। सो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 22 डिग्री। क्या आएगा 22 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो बिल्कुल बेटा आपका क्या है, सिंप्लीफाई, बिल्कुल बेसिक मैथ्स है। बस फर्क कितना है, आपको यहाँ पे क्या है, पॉइंट में दिए गए नंबर्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है 1.011 10.11 0.1011। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 1.2221। ठीक है, अब इसमें क्या करना है -12.101। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -0.8789। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है इस 1.1 में हम क्या ऐड करें, व्हाट शुड बी एडिड टू x, x में क्या ऐड करें, यानी कि इस वैल्यू के अंदर हम क्या ऐड करें कि हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 1.1। तो ये मैं ऐसे कह सकती हूँ 1.1 प्लस माइनस था यहाँ पे, वहां जाके क्या होगा प्लस 8789। x की वैल्यू क्या आएगी 1.9789। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सिंपल था बेटा, बिल्कुल बेसिक था, आपको कैलकुलेशन करनी थी बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इफ अ 8 डिजिट नंबर, ये हमें क्या दिया हुआ है 8 डिजिट नंबर दिया हुआ है। ये कहते हैं ये 8 डिजिट नंबर हमारा 72 से डिविजिबल है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो बेटा यदि मैं कह रही हूँ कोई नंबर हमारा 72 से डिविजिबल है, तो सीधी सी बात है 72 के को प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे आपके 8 और 9। ठीक है, यदि कोई नंबर हमारा क्या बोलते हैं 72 से डिविजिबल है, तो क्या वो 8 और 9 से भी डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। जब भी इसके को प्राइम फैक्टर ही तो है 9 8 से 72, इससे डिविजिबल है तो इससे भी होगा। अब हमें बेटा ये पता है 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, आपको यहाँ पे अब डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। तो बेटा डिविजिबिलिटी ऑफ 8 होती है लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8। यानी कि हमारे अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो पूरा का पूरा नंबर हमारा क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। लास्ट 3 डिजिट क्या है 9/2। यदि हमारा 8 से डिविजिबल है तो हमारा पूरा नंबर क्या होगा डिविजिबल होगा 8 से। अब देखिए 8 से डिविजिबल होने के लिए ठीक है आपकी क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर हमें इस नंबर को 8 से डिवाइड करना है तो या तो मैं y की वैल्यू 1 रख सकती हूँ या 5 रख सकती हूँ, क्योंकि जब मैं 912 रखूंगी तो वैल्यू क्या आएगी 114। ठीक है, लेट्स से अगर मैं 912 रखती हूँ 8 से डिवाइड करती हूँ तो वैल्यू क्या आएगी 114। और अगर मैं 952 रखती हूँ और 8 से डिवाइड करती हूँ तो वैल्यू क्या आएगी 119। यानी कि इन दो केसेस के अंदर ही y के हमारे क्या हो रहा है ये 8 से डिविजिबल हो रहा है। तो y की वैल्यू क्या हो सकती है 1 हो सकती है या 5 हो सकती है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी डिविजिबिलिटी ऑफ 9 की। किसकी बात करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 9। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है यदि हमारी जितनी भी डिजिट्स हैं सम ऑफ डिजिट, क्या चीज सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय
9। यदि ये सम ऑफ डिजिट हमारे 9 से डिविजिबल है तो हमारा ये नंबर भी 72 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या हो गया? 9 + 4 + 7 + 1 + 9 + 2 + x + y। ठीक है, जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा? 32 + x + y। अभी हमने कहा बेटा y की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 1 हो सकती है या 5 हो सकती है। ठीक है, 1 हो सकती है या 5 हो सकती है। तो यदि मैं कुछ इस तरीके से कहूँ, देखिए मैं आपको इसमें सॉल्व करके दिखा रही हूँ, बट आपको इसमें क्या है बेटा, सारी डिविजिबिलिटी याद होनी चाहिए। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लाऊंगी जिसमें आपकी सारी डिविजिबिलिटी शेयर करूंगी। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई थी? 32 + x + y। हमने कहा y की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 5 हो सकती है। यदि मैं y की वैल्यू 1 रखती हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3। y की वैल्यू यदि हम 5 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी? 8। यहाँ तक समझ में आया? इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो देखिए अब हमारे पास सिचुएशन क्या क्या है। इन्होंने पूछा है कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो 1 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3, तो ये तो पॉसिबल है। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 5, ये भी पॉसिबल है। ठीक, अब देखिए, अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपके पास दो ऑप्शन, x की वैल्यू 9, y की पावर 5 या x की पावर 4, y की पावर और y = 9। आपको क्या करना है, दोनों को वैल्यूज को रख के देखना है। और जब आप वैल्यूज को रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब आप सम करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 46 आएगी। ठीक है, और हमारी 46 9 के डिविजिबल नहीं होती, तो आपका ये वाला इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो बेटा ये फैक्टराइजेशन टॉपिक है और इसको टॉपिक से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हर साल आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, देखिए इस तरह के जब कभी भी क्वेश्चन आएगा फैक्टर वाला, सबसे पहले इन फैक्टर्स को खोल के लिख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, इन फैक्टर्स को खोल के लिखना है। जैसे कि p3x, अब ये क्या है आपका ब्रैकेट में है तो इसको भी खोल के लिखिए। p² x - p² y, इसे भी खोल के लिखिए। -py - pz - z। ठीक, अब आपको सॉल्व कैसे करना है, आप इसमें ट्रिक कैसे लगाएंगे, ये चीज को समझिए। अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं एक्स वाई जेड के पेयर का रिलेशन बन रहा है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। तो हमें क्या करना है, हमें उसी पेयर को खोजने की कोशिश करनी। तो यदि मैं p3x - p² y, ठीक है, और -pz, इसको एक साथ लिख लूं, pqx - p² y - pz, और बाकी की बची हुई टर्म्स को एक साथ लिखूं। आपकी सहूलियत के लिए कलर चेंज कर देती हूँ, p² x - py - z। ठीक है, तो क्या मैं इस वाले उससे टर्म में से p कॉमन निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। तो p कॉमन निकाला, क्या बचेगा, p² x - py - z प्लस p² x - py - z। ठीक है, तो क्या मैं इनको एक साथ लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो बनेगा क्या, p² x - py - z, और जब यहाँ से ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, तो p + 1। तो बेटा इसमें से कौन सा आपका फैक्टर है, दिस वन इज योर फैक्टर। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सो गाइस चलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मीडियन ऑफ द डाटा
डाटा हमारे को यहाँ पे दे रखा है और बोला गया है कि हमारे को ये जो डाटा दिया हुआ है इसका मीडियन क्या है, x है। और मीडियन जो है डाटा, अगर हम 3 को 33 से रिप्लेस कर दें और 8 को 18 से रिप्लेस कर दें तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, आपका y हो जाएगा। तो हमें y और x का क्या पूछा गया, डिफरेंस पूछा गया है। तो बेटा जब कभी भी हमेशा याद रखिएगा आपके मीन मीडियन मोड वाले क्वेश्चन आते हैं। जब कभी भी आपके मीन मीडियन मोड, कौन से, मीन, चाहे क्वेश्चन में मीडियन दे रखा हो चाहे मोड दे रखा हो, जब कभी भी मीन मीडियन वाले क्वेश्चन आते हैं आपको क्या करना होता है, जो डाटा होता है उसे हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, यानी कि छोटे से बड़े में अरेंज करना होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे को ये जो डाटा दे रखा है इसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो कर दीजिए, हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर 3, फिर 7, फिर 8, फिर 15, 17, 21, 23, 24, 29, 30। ठीक है, हमारे को ये क्या दे रखा है आपका, ये आपका दे रखा है डाटा। इसको हमने क्या करा, आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या ऊपर बेटा पता होना चाहिए, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन का फॉर्मूला होता है, यदि आपका ये जो डाटा दिया हुआ है ये कैसा है, ऑड नंबर है। कैसा है, ऑड नंबर, यानी कि जैसे मान लीजिए 5 होता, 3 होता, 7 होता, तो आपकी जो वैल्यू होती वो क्या होती, n/2। क्या होती, n/2। अब क्योंकि ये जो डाटा है वो इवन नंबर है, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसा नंबर है, 10 नंबर है, इवन नंबर है। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, इसमें n/2 प्लस n+1/2। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो हमारा nth नंबर है, nth नंबर क्या होगा हमारा, 5th नंबर। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, 10/2, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 11/2। करेक्ट। तो बेसिकली 5th और 6th, कौन से नंबर को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 5th और 6th नंबर को। ठीक है, n नंबर को n/2 फिर nth/2। तो आपका क्या नंबर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। यानी कि हम क्या करेंगे, 17 + 21 डिवाइडेड बाई 2, और आपका वैल्यू क्या आएगा, 38 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 19। तो बेटा हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 19। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, आपकी y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए इन्होंने क्या करा है, डाटा को हमें क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने 3 को 33 से और 8 को 18 से रिप्लेस कर दिया। तो सीधी सी बात है, जब हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखिए पहले हमारा क्या था, 3 था, लेकिन अब 3 किससे रिप्लेस हो गया, 33 से। तो हमारा सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, ऐसे ही करके हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर देंगे। ट्वेंटी 29, 30, 33। ठीक है, अभी मैंने बताया था जब डाटा की काउंट कितना हो, इवन नंबर हो, तो हम क्या करते हैं, nth नंबर यानी कि 5th नंबर, 1 2 3 4 5, 5th नंबर, और उससे जो नेक्स्ट नंबर होता है 6th नंबर, उन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो क्या आएगा, 44/2 इज इक्वल टू 22। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आई, 22, एंड x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 19। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन y एंड x, y और x का डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा बेटा, y माइनस x। y की वैल्यू कितनी है, 22, और x की वैल्यू कितनी है, 19। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। सो 3 विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन्होंने 2 ट्रायंगल दिए हैं।
ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यदि कहीं पे भी आपका एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, यदि किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री का बन रहा है, तो वो ट्राइंगल हमेशा कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा? RHS। कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा? RHS। अगर कोई भी एक एंगल हमारा 90 डिग्री का बन रहा है राइट हैंड साइड, ठीक है। अब बना के देख लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे क्या करा, दो ट्राइंगल बना दिए जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है ABC एंड DEF। ठीक, जैसे जैसे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है वैसे वैसे मैं क्वेश्चन आपकी ये मेंशन करती जा रही हूँ यहाँ पे, DEF। इन्होंने कहा एंगल B 90 डिग्री, एंगल E 90 डिग्री, ठीक। और क्या कहा गया? एंगल A 40 डिग्री और एंगल F 40 डिग्री, करेक्ट। फिर उसके बाद क्या कहा गया? BC हमारा 8 है और DE हमारा 8 है। यहाँ तक समझ में आई? अब देखिए बात क्या है, अब बेटा हमें क्या करना होता है, इनके अंदर सिमेट्री बनानी होती है, ठीक है। हमें ये पता करना, अब इतना तो पता चल गया कि ये दो ऑप्शन तो हमारे हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर एक एक एंगल हमारा किसका है? 90 डिग्री का है। तो या तो वो ये होगा या फिर ये ऑप्शन होगा। अब इन दोनों में से कैसे पता करेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिए बेटा, हमें क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए आपका हमने ये वाला ले लिया, ये वाला पिक कर लिया ऑप्शन, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? ABDE। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जो साइड AB होगी वो क्या साइड DE के बराबर है? देखते हैं, क्या AB साइड हमारी DE के बराबर है? नहीं बेटा, क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारा AB है उसकी हमें लेंथ नहीं दे रखी, लेकिन जो DE है उसकी हमें लेंथ दे रखी है 8। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या BC हमारा EF के बराबर है? BC EF के, देखिए BC हमारी ये है, EF ये है। अगेन यहाँ पे BC 8 दे रखा है लेकिन हमें EF की वैल्यू नहीं दे रखी, तो ये हम नहीं कह सकते। नेक्स्ट है कि आपका एंगल A क्या एंगल D के बराबर है? एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल A 40 है, एंगल D क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन हम पता कर सकते हैं, तो बेटा एंगल D कितना आएगा हमारा? आप सभी को पता है ये कितना आएगा? 50 आएगा। तो बेटा आपका तो यहीं पे ही गलत हो गया, एंगल ए किसके बराबर नहीं है? एंगल डी के, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसे देखते हैं, क्या एंगल ए हमारा एंगल एफ के बराबर है? एंगल ए हमारा एफ के, बिल्कुल सही बात। क्या बी हमारा ई के बराबर है? बिल्कुल है, बी हमारा ई के बराबर है। सी हमारा डी के बराबर है, सी हमारा डी के, इसका मतलब बेटा आपका ऑप्शन नंबर क्या है? 4 आपका सही है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, साइड्स को मैच करके देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे RHS वाली प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है, अगर हमारी RHS वाली प्रॉपर्टी नहीं होती तो हमारा ये किस तरीके से इक्विलेटर होता? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड किस तरीके से सिमिलर होता है? ये हमारा एंगल एंगल साइड की प्रॉपर्टी से, ठीक है। क्योंकि अब हमारा क्या है, आपके इसमें 90 डिग्री का एक एंगल बना हुआ है, तो ये किसकी वजह से इक्विलेटर होगा? आपका RHS की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर दिस एंड दिस। ये कहते हैं हमने एक ट्रेपेजियम बनाया इस तरीके से, और ये जो इसकी पैरेलल साइड्स हैं इसकी जो लेंथ है वो क्या है? 11 और 25 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस कितना है? 12। इट्स एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका एरिया किसके बराबर है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल के हुज साइड्स इन दिस व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इन्होंने यही दे रखा है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का बेटा आप सभी को पता है क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब क्योंकि ये हमें रेशियो में दे रखा है तो हमें पता है हम कैसे लिख सकते हैं, 3x इंटू 2x। तो कर दीजिए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 11 प्लस 25 इंटू 12, ये कितना हो गया? 6x स्क्वायर, हाफ इंटू 36 इंटू 12, 6x स्क्वायर। इन्हें बेटा जब आप सॉल्व करेंगे
तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब आपको x की वैल्यू निकल गई, तो आपको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, ट्वाइस लेंथ कितनी है हमारी 3x, यानी कि 3 इंटू 6 प्लस ब्रेथ कितनी है 2 इंटू 6। सो जब आप सॉल्व करेंगे तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा 60 सेंटीमीटर। देखिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया और आपको फॉर्मूलेस पता है, फॉर्मूलेस को यूज करना आ गया, तो क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं करने के लिए। बस आपको पता होना चाहिए कि हमें फॉर्मूले को किस तरीके से यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, x वेराइज इनवर्सली एज y। बहुत सारे तो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के आ गए, जबकि सबसे इजी क्वेश्चन में से ये था। देखिए ये कहते हैं x वेराइज इनवर्सली एज y, यानी कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। क्या, तो मैं आप सभी को पता है बेटा, जब हम इनवर्स का वो हटाते हैं साइन, तो हम किससे रिप्लेस करते हैं, k से, k इंटू 1/y। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कुछ, k इज इक्वल टू एक्स वाई, लिख सकती हूँ ना। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब इन्होंने क्या कहा गया है कि अगर x की वैल्यू 3.5 है तो y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है 2.4। तो क्या कहते हैं कि k इज इक्वल टू, क्या मैं इन दोनों को वैल्यू को पुट करके आपकी वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी आपकी 8.4। क्वेश्चन 2, अब इन्होंने पूछा है अगर x की वैल्यू 5.6 है, अगर x की वैल्यू k इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो आप, इन्होंने पूछा है कि अगर x की वैल्यू 5.6 है तो y की वैल्यू क्या होगी। तो क्या मैं बेटा वैल्यू कर सकती हूँ, पुट करके सॉल्व बिल्कुल कर सकती हूँ। तो y की वैल्यू क्या आएगी 1.5। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने क्या करा। इन्होंने जो रिलेशन बता रखा था हमने उसे लिखा, प्रोपोर्शनेट का साइन हटाया और उसको किससे रिप्लेस किया, के से। हमारी एक इक्वेशन बन गई के इज इक्वल टू एक्स वाई। पहली कंडीशन दे रखी थी x की वैल्यू ये होगी और तो y की वैल्यू ये होगी। इन दोनों को पुट करके इक्वेशन 1 के अंदर हमने क्या निकाला, k की वैल्यू निकाला। अब इन्होंने कहा है कि अगर x की वैल्यू ये होगी तो y की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास अब k की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है, सॉरी x की वैल्यू भी है, तो दोनों को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगी, y की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 324 रुपये पर बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 300 रुपये है। यदि वह वस्तु को उसके उसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखिए मैंने एक मार्क प्राइस वाले क्वेश्चंस करवाए थे, मैंने वहाँ पे भी आपको समझाया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने मार्क प्राइस वाले बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं और आपके एग्जाम्स में ज़्यादातर मार्क प्राइस वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो देखिए हम सारी डिटेल्स लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितनी है 324, डिस्काउंट कितना है, मैं मान लेती हूँ डिस्काउंट 1 है 28%। ठीक, कॉस्ट प्राइस कितना है 300, डिस्काउंट कितना है 18%। ठीक, अब देखिए बेटा एक मार्क प्राइस का फॉर्मूला होता है, इसे याद रखिएगा। यदि मुझे मार्क प्राइस निकालना हो और हमारे पास गेन और डिस्काउंट दिया हुआ हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जब हमारे पास गेन डिस्काउंट और सीपी, गेन डिस्काउंट और सीपी जब तीनों दिया हुआ हो तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट करके क्या निकाल सकते हैं, मार्क प्राइस। तो यहाँ से हम मार्क प्राइस निकाल दीजिए। पहले क्या है 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू सीपी। तो 100 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100 माइनस
कितना है 28 इंटू CP कितना है 300। ठीक है। अब आप बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये 8 वैल्यू कैसे आई, राइट। तो बेटा आपको आप यहाँ पे हमने लिखा था गेन परसेंट, तो गेन परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गेन अपॉन CP इंटू 100, करेक्ट। गेन कितना हुआ, उसने जब आर्टिकल 300 रुपये का था और 324 का बेचा तो कितने का गेन हुआ, 24 का। CP कितना है 300 इंटू 100। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी 8%। तो हमने इसी वैल्यू को यहाँ पे लिखा है गेन परसेंट को। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 450 रुपीज़। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ ही सेल्स द आर्टिकल बाय गिविंग 8% डिस्काउंट ऑन द सेम मार्क प्राइस। हमें ये मार्क प्राइस क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मार्क प्राइस गिवन नहीं था। तो हमने पहले इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकाला, मार्क प्राइस निकाला। अब हमें पता चल गया भैया मार्क प्राइस हमारा इतना है। जब हमें मार्क प्राइस पता चल गया और डिस्काउंट पता चल गया तो क्या हम उसके सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो निकाल लीजिए सेलिंग प्राइस। तो बेटा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है marked price minus discount percent into marked price divided by 100। ठीक है। मार्क प्राइस कितना है 450 माइनस 18 इंटू 450 अपॉन 100। तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 369। अब बेटा पूछा गया है इस सेकंड केस में उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। अब आपके पास सेलिंग प्राइस भी है, आपके पास कॉस्ट प्राइस भी है, तो सीधी सी बात है बेटा प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना होगा 69 इंटू 300 इंटू 100, 3 to 6, 3 to 9, तो आंसर क्या आएगा 23%। देखिए एक क्वेश्चन कितना जल्दी हो गया और कितना इजीली हो गया। आपने क्या करा, आपने सीधा फॉर्मूला रख के मार्क प्राइस निकाला, इसकी मदद से सेलिंग प्राइस और उसकी मदद से फिर प्रॉफिट परसेंटेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज दिस। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट कितना है, ये है। ठीक है। वन ऑफ द टू नंबर इज दिस, जिसमें से एक नंबर क्या है हमारा, ये है। तो दूसरा नंबर क्या होगा हमारा 3/16। ठीक है। 2 2 2 5 8 40, करेक्ट। 2 6, सॉरी यहाँ पे आएगा 16/3। वाई की वैल्यू क्या होगी 16/3। ये कहते हैं कि इसका रेसिप्रोकल जो कि क्या होगा 3/16, ये नंबर हमारा इनमें से किसके बीच में लाई करेगा। तो बेटा इसके लिए आप क्या पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है 1/5 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0.2। 1/4 की होती है 0.25। 1/3 की कितनी होती है 0.333। 3/20 की होती है 0.15। 9/50 की होती है 0.18। फिर उसके बाद 1/5 की सभी को पता है कितनी होती है 0.2। और बेटा 3/16 की कितनी होती है ये आपको पता ही है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये वैल्यू हमारी किसके बीच में लाई करेगी, करेक्ट। तो बेटा इसको पता करने के लिए आपने क्या करा है, आपकी अब आप देखिए अब आपके पास सारी वैल्यूज है तो आप बता सकते हैं किसके बीच में लाई करेगी 0.18 है। ये आपका यहाँ तक 0.18 है, तो इसके बाद की वैल्यू तो बेटा हमारे इस वाली कैटेगरी में ही आएगी ना, तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि जैसे 9/5 है इसकी वैल्यू हम कैसे निकालें, तो बेटा इसको देखिए ऐसे भी कर सकते हैं।
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 9 इंटू 1/50 लिख सकती हूँ। और आप सभी को पता है 1/50 की वैल्यू कितनी होगी 0.2, ठीक है 0.2। तो क्या इसकी वैल्यू कुछ ऐसी नहीं आ जाएगी 0.18, 0.02, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा 0.18। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए याद रखिएगा बेटा ये यूलर्स फॉर्मूला है और इस बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हमेशा याद रखिएगा। एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, F + V = E + 2। दिस इज योर फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा, राइट। अब देखिए क्या कहा गया है। एक पॉलीहेड्रन दिया हुआ है जिसकी वर्टेक्स कितनी है 10, एजेस कितनी है 15 और फेसेस कितने हैं x। चलो रख देते हैं, फेसेस कितने हैं x, वर्टेक्स कितनी है 10, एजेस कितनी है 15 + 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब हम इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे 3 × 7 - 12, 21 - 12, so answer will be 9। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। A box open at the top is made of wood of the thickness 3 सेंटीमीटर। एक बॉक्स है इस तरीके से, ठीक है, ये ऊपर से खुला हुआ है, राइट। दिस इज योर बॉक्स और ये बॉक्स आपका ऊपर से खुला हुआ है। अब ये क्या कहते हैं, इसकी जो एक्सटर्नल लेंथ है, जो बाहर की लेंथ है वो कितनी है दिस एंड दिस। और इसकी जो अंदर की जो मतलब मोटाई है, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से बनाऊं एक साइड को, ठीक है, तो ये जो बाहर की जो है वो कितनी है लाइक से 1.48 इतनी है। और जो अंदर की जो ये मोटाई है ये कितनी है 3 सेंटीमीटर। हमें बताना है इस वाले एरिया को पेंट करने में, इस वाली वॉल को पेंट करने में उसको कितनी कॉस्ट आई होगी। तो सीधी सी बात है बेटा, इसकी वॉल को पेंट करने में कितनी कॉस्ट आई होगी हमें ये पता होना चाहिए कि इनर जो वॉल है, अंदर की जो वॉल है उसका एरिया कितना है। तो हम क्या करेंगे, जो अंदर की वॉल है इसका एरिया निकालेंगे। और इसका एरिया निकालने के लिए पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, इसकी साइड्स पता होनी चाहिए। तो देखिए हमें बोला गया है बेटा कि जो बाहर की लेंथ है, बाहर वाली जो लेंथ है वो कितनी है 1.48 मीटर। कितनी है 1.48 मीटर। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं लिख देती हूँ इसे सेंटीमीटर में, 1.48 148 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ कितनी दी गई है 1.16 मीटर। तो इसको मैं इजी करने के लिए लिख देती हूँ 116 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दी गई है आपकी 83 सेंटीमीटर। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब बेटा इन्होंने क्या बोला है, जो लेंथ है और जो ब्रेथ है, ये लेंथ दोनों साइड की लेंथ और ये ब्रेथ, करेक्ट, ये क्या है 3-3 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो बेटा अगर मुझे अंदर की निकालनी है, ये वाला एरिया निकालना है, तो सीधी सी बात है 3-3 सेंटीमीटर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ेगा, -3 -3 -3 -3। लेकिन हाइट में क्या है, क्योंकि हमारा ऊपर ऊपर से खुला हुआ है तो ऊपर वाली तो हाइट है ही नहीं, नीचे नीचे की है, तो इसमें से हम सिर्फ एक बार -3 करेंगे। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 142 110 और 80। ये सभी वैल्यू किस में सेंटीमीटर में, ठीक है। अब देखिए आपका मेन काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब सारा कैलकुलेशन ही है।
अब हम क्या करेंगे बेटा, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि जो चार साइड है उसका सरफेस एरिया प्लस बेस का जो सरफेस एरिया है हम उसे निकालेंगे कितना है। भाई जितना एरिया हमें पेंट करना है हमें वो एरिया निकालना पड़ेगा ना। तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो बेटा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया ऑफ बेस क्या होगा प्लस, आप सभी को पता है बेटा बेस का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। तो क्या आएगी, 2 इंटू 80, लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी है, LB लेंथ कितनी निकाली है, 142 प्लस 110, 142 इंटू 110, करेक्ट। सो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 40320 प्लस 15620, राइट। सो बेसिकली इसका एडिशन कितना आएगा बेटा आपका, बताइए कैलकुलेट करके कितना आएगा, 55940, ठीक है। यह क्या आया हमारे पास, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब क्योंकि बेटा हमें कैलकुलेशन किस में करनी है, मीटर स्क्वायर में करनी है। जो वैल्यू दे रखी है वो हमें किस में दे रखी है, मीटर स्क्वायर में दे रखी है। आप सभी को पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे इसको मीटर में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगी, आपका 100 इंटू 100 से आपका क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5.5940 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, 1 मीटर को पेंट करने की जो कॉस्ट है वो 150 रुपये है। तो बेटा इतने एरिया को पेंट करने की कॉस्ट कितनी होगी, तो 150 इंटू 5.5940 इज इक्वल टू आपकी बेटा कॉस्ट आएगी 839.10 रुपीज। सो दिस विल बी योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप कमेंट में पूछ सकते हैं लिख के, मैं आपके लिए एक और वीडियो ले आऊँगी, उसको और अच्छे से बेहतर तरीके से समझा देंगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो के अंदर हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।